नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार के आदेश पर अब 1978 में हुए संभल दंगे की फाइल खंगाली जा रही है। जाहिर है फिर से फाइलों के खुलने के बाद दंगे के कई राज अब सामने आ रहे हैं। योगी सरकार का दावा है कि इस दंगे में हिंदुओं को मारा गया और हत्या के आरोपियों को छोड़ दिया गया। योगी सरकार के आदेश के बाद इन दंगों से जुड़ी फाइल्स को फिर से खंगाला जा रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं। मिले हुए कागजातों से यह खुलासा हुआ कि उस वक्त की मुलायम सिंह यादव की सरकार में दंगों से जुड़े कई मुकदमे वापस लेने के फैसले किए गए थे। इसमें मर्डर जैसे कई केसेस शामिल थे। अब इन मुकदमों की फिर से एक बार जांच की तैयारी है। एनडीटीवी के पास दंगे की एक्सक्लूसिव फाइल है जिसमें कई राज खुल रहे हैं। योगी सरकार का दावा है कि दंगे के आरोपियों को छोड़ा गया। इन्होंने कई हिंदुओं की जान ली थी। अब एक बार फिर से जांच की जा सकती है। आपको बता दें कि एक बार फिर से इन फाइल्स को खोला जाएगा। तो ये जो फाइल सामने आई है इसमें 1978 संभल दंगे के कई राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। 1978 संभल दंगे से जुड़ी हुई है ये एक्सक्लूसिव फाइल जो एनडीटीवी के हाथ लगी है। इस फाइल में कई चीजें हैरान करने वाली हैं। 1978 संभल दंगे की फाइल ढूंढती रही यूपी सरकार और अब जाकर कुछ फाइल्स हाथ लगी है। 47 साल पुराने संभल दंगे की एक बार फिर से जांच कराने की तैयारी है क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। फाइल में खुलासा हुआ कि 1993 में मुलायम सरकार ने 8 केसेस वापस लिए थे। तो ऐसे में ये केसेस क्यों वापस लिए गए, ये खुलासा होना बाकी है। एनडीटीवी के पास केस वापसी के आदेश की चिट्ठी तक है। तो कई फाइल सामने आई हैं, कई सवाल अभी बाकी हैं। आजम खान से लेकर शफीकुर रहमान बर्ग के दबाव में ये केस वापस लिए गए थे। ये भी राज इस फाइल के जरिए खुला है। कई अलग अलग कागजात यहां से बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि संभल फाइल्स पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एनडीटीवी के पास इसकी फाइल मौजूद है। अब तक 10 केस की फाइल मिली है, लेकिन कई ऐसी फाइल्स हैं जिनकी तलाश अभी भी योगी सरकार को है। हत्या से जुड़ी हुई फाइल अभी तक कहां है किसी को नहीं पता। यह फाइल अभी तक नहीं मिली है। 1978 में संभल में दंगा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। कई मामलों में जांच अधिकारी के बयान तक दर्ज नहीं किए गए हैं, यानी कि एक तरफा बयान दर्ज किए गए थे। एक तरफा बयान के आधार पर रिपोर्ट देकर इस केस को बंद कर दिया गया। फाइलों में सिर्फ 1983 तक के ही रिकॉर्ड हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। अब योगी सरकार एक बार फिर से फाइल खोलने की तैयारी में है। दंगों के सारे गवाह पलट गए। किसका दबाव था, क्यों इन गवाहों ने अपने बयान बदले थे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस मामले पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पंकज झा मौजूद हैं, साथ ही रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आखिर क्या वजह रही कि योगी सरकार एक बार फिर से इन दंगों की जांच कराना चाहती है और फाइल्स को ढूंढ रही है? देखिए, ये सिलसिला तब शुरू हुआ, हम बात करते हैं कि जब 24 नवंबर को पिछले साल की बात है, जब जामा मस्जिद का सर्वे का काम खत्म हुआ, उसके बाद जो हिंसा हुई थी जिसमें 4-5 लोगों की जान चली गई, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और उसमें कुछ ऐसे कारतूस मिले जो पाकिस्तान के, अमेरिका के बने हुए थे, कुछ वेपन्स ऐसी मिले। उसके बाद इसमें हुआ कि भाई इसके जो तार हैं वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, ऐसे लगता है कि साजिश है। और इसी के बाद 1978 के दंगों की चर्चा शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ को जब इस बारे में बताया गया कि 30 मार्च 1978 के वक्त में क्या क्या हुआ था, उस मामले की जानकारी जब आई, उसके बाद कहा गया कि उन सारे केसेस को रिविजिट किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता है कि उस वक्त जब दंगा हुआ तो उन सारे मामलों में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन्होंने विधानसभा में सामने बात रखी योगी जी ने, योगी ने कहा कि 184 लोगों की जान गई है। उसके बाद उस पूरे मामले की एक तरीके से जांच शुरू हुई। जांच कैसे शुरू हुई कि अब मामला तो 47 साल पुराना है और ये जो संभल जिला है ये उस वक्त जब दंगा हुआ था तब मुरादाबाद का हिस्सा पड़ता था। तो कहा गया कि सारे रिकॉर्ड जो है वो देखिए उसमें क्या क्या हुआ, क्या हम अगर जांच कराते हैं कि उस वक्त जो लोग थे जिनके साथ ज्यादती हुई उसमें से कोई गवाह, कोई सबूत, क्या क्या मिल सकता है। तो उसी के दौरान ये जो कागज जो एनडीटीवी के पास एक लेटर की कॉपी है, जब होश उड़ गए जब ये पता चला कि उस वक्त मतलब मामला तो 1978 में दंगा हुआ, जांच शुरू हुई, मुकदमे हुए। 1993 में मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो पहली कैबिनेट बैठक हुई और उस बैठक में 16 मुकदमे
वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव गया। उसमें से 8 मुकदमे वापस लिए गए। वो जो गृह विभाग की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी मुरादाबाद के डीएम को इसीलिए लिखी गई कि संभल मुरादाबाद का हिस्सा था। तो अब ये लग रहा है कि पूरी सरकार उस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने में जुटी थी, ये दावा किया जा रहा है। और एक तरीके से अगर आप देखें तो जिस तरीके से संभल को एक लैबोरेटरी बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रयोगशाला, एक केस स्टडी, पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से वैसे ही सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, तो ये एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए भी काम कर सकता है। और 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने। जी बिल्कुल, हमारे साथ रणवीर सिंह भी मौजूद हैं। रणवीर, जो एनडीटीवी के हाथ फाइल लगी है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जाटी ने बताया कि किस तरीके से जो सरकार फाइल खुलवा रही है, और ये जो दस्तावेज हैं ये उस वक्त के हैं जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और किस तरह से मुकदमा की वापसी कराने के लिए दबाव बनाया गया। इसमें आजम खान का नाम है, शफीकुर रहमान बर्क जो कि सबसे बुजुर्ग सांसद थे और लोकसभा चुनाव के पहले उनकी डेथ हुई थी, बताया जा रहा है कि उनके दबाव में सरकार ने ये किया था। तो बेसिकली जो संभल का विवाद है तो 1978 का वो दंगा, जिस दंगे में योगी सरकार ने जब कहा था सदन के अंदर कि 184 लोग मारे गए थे, 184 हिंदू मारे गए थे स्पेसिफिकली, तो उसमें क्या हुआ था? क्या हिंदुओं की दुकानें छीनी गई थी? क्या हिंदुओं के घर से उनको निकाल करके विस्थापित किया गया था? किस तरह का कांड हुआ था? किस तरह के वो दंगे हुए थे? उस सारे दंगों का जो इतिहास है, जो सच है, वो पता लगाने की कोशिश है। हालांकि सरकार की तरफ से जो विधान परिषद के सदस्य हैं श्रीचंद शर्मा, उन्होंने विधान परिषद में एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके ये मांग की थी कि 1978 में जो भी संभल में हुआ, जिनकी दुकानें छीनी गई, जिनके घरों को हटा करके जिनके घरों से उन्हें विस्थापित किया गया, उन लोगों का इतिहास पता चले। इसको लेकर के उन्होंने एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था सदन में, और उसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए शासन की तरफ से चिट्ठी लिख करके जो प्रशासन है उस प्रशासन को दिया गया। और संभल के जो एसपी हैं उन्होंने ये कहा था कि ये कोई जांच नहीं खोली गई है, बल्कि जो सवाल है उस सवाल का जवाब है। लेकिन ये तो खैर बहाना है। जाहिर है जब फाइलें खुलेंगी और बहुत सारी पुरानी ऐतिहासिक चीजें मिलेंगी तो उससे कई सारे खुलासे होंगे। और ये जैसा पंकज जी कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या यूं कहें कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम जो राजनीति होती है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी, उसमें एक संभल नई प्रयोगशाला बन चुकी है। और इस प्रयोगशाला में अभी कितने सारे जांच के वजह से तथ्य सामने आने वाले हैं, कई ऐतिहासिक प्रमाण लेकर के सरकार आएगी, विपक्ष उसको झुटलाएगी, और कई इस तरह के जो राजनीतिक विवाद होंगे। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो केंद्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले से शुरू होकर के कोशिश होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया जाए। और अगर 90 के दशक में आप देखिए जैसे अयोध्या राजनीति के केंद्र में था, उसी तरीके से अब जो है संभल को कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो धर्म की राजनीति है खासतौर पे, उसमें उसको केंद्र बनाया जाए। और इसी वजह से ये जो फाइल खोली जा रही है, इसमें एक एक दस्तावेज जो निकलने वाले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पे जो योगी सरकार है वो अब खास तौर पे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधेगी, क्योंकि दबाव ये है कि मुलायम सिंह यादव की जब सरकार आई थी तो मुकदमे वापस लिए गए। ठीक है, रणवीर और पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर सर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं अनिला सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विक्रम सर, मैं आपके पास आऊंगी। आप पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। जब संभल दंगे हुए थे, आपकी नजरों से समझना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था वहां? जी, ये बताया जाता है कि 1978 में एक दंगा हुआ सुनियोजित तरीके से, और एक मुस्लिम लीग के तथाकथित नेता कहीं जाते हैं और दंगा फसाद होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, और सामूहिक एक तरीके से गेट बंद करके लोगों को जलाया गया, और फिर हत्याकांड हुई। उसके बाद उसकी बताया जाता है जांच हुई, तफ्तीश हुई, लेकिन जो निचोड़ था कि वहां कुछ हुआ नहीं, और न ही गिरफ्तारी हुई, न ही कोई ऐसी कार्रवाई हुई जो कि एक बदमाशों को या दंगाइयों को एक नजीर बने। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कालांतर में किसी ने इसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, न ही बदमाशों के ऊपर प्रभावी और ठोस कार्रवाई होने के अभाव में यह संदेश गया कि कदाचित वहां पर इस तरीके का माहौल बना हुआ, तनावपूर्ण, और एक पलायन की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर इस तरीके की फाइलें खोली जा रही हैं, अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर चीज ऐसे जितने भी प्रकरण हैं जिसमें कि आरोप लगाए गए हैं, उसमें मलियाना भी है, हाशिमपुरा भी है, उनकी भी फाइलें खोली जाएं, और इसको खोल करके एक समग्र रूप से पूरे प्रदेश को जानने का अधिकार है किसकी त्रुटि थी, और जो जीवित हैं और जो सेवा में तो शायद ही कोई हो, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। अन्यथा
अगर अवकाश प्राप्त कर चुके हों तो उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई वैधानिक और होनी चाहिए। और जो नसीहतें मिल सकती हैं कि किस प्रकार हम इसको और बेहतर कर सकते थे, कम से कम वो नसीहतें लेके सुनिश्चित करें। स्थानीय लोगों के राय मशवरे से नए थाने और चौकी खोले जाएं, जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आप पर आरोप है कि मुलायम यादव सरकार के समय पर दबाव बनाया गया था और कई गुनहगारों को बचाया गया था। देखिए आरजू जी, जिस तरह नैरेटिव सेट किया जा रहा है आज संभल को, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह से विफल है अपने सारे कारनामों को लेके। आज उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जिस तरह लूट, दंगा, फसाद, मार काट, आप अखबार उठाइए ना, उस अखबार में आप देखिए किस तरह सुर्खियां रहती हैं। कहीं ना कहीं सरकार इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही है, क्योंकि वो उसका मकसद इस प्रदेश का विकास नहीं है। उसका मकसद इस प्रदेश को धर्म की आड़ में झोंक देना और वोट की राजनीति करना। आप बताइए ना कि किस तरह 1978 का जो दंगा हुआ उसको ला करके किस तरह नजीर बना रही है, किस तरह उसको हाइप क्रिएट किया जा रहा है। इतना पुराना वाकया, और हम जानना चाहते हैं 1978 में सरकार किसकी थी, कौन था सरकार में? जनता पार्टी सरकार में थी, सहयोगी पार्टी थी, बीजेपी की सरकार थी। और उस सरकार अपने फेल्योर को वो छिपाने के बजाय छिपा रहे हैं। आज वो 93 में और तमाम तरीके के इतने केस वापस लिए और तमाम तरीके की बातों को कहीं ना कहीं हाइप दिया जा रहा है। हकीकत ये है कि बीजेपी के जो कारनामे हैं वो कारनामे छिप नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर दंगा हुआ तो दंगा किसने कराया, आखिर दंगा किसके रेज्यूम में हुआ? ये वोट बैंक की राजनीति की आपने बात की है अजीज खान, लेकिन आरोप है कि मुलायम सरकार ने वोट बैंक की राजनीति करके ही एक खास वोटर्स को बचाने के लिए ये सब चीजें की हैं, ये आरोप लग रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, आरोप के अलावा इनके पास है क्या? आरोप के अलावा हल नहीं है, सलूशन नहीं है इनके पास। ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। अनिला सिंह आपको जवाब देंगे। ये उत्तर प्रदेश को ये फिर से दंगे की आग में झोंक देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर फिर से आप दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, ये आरोप आप पर लगाया जा रहा है। अनिला सिंह जी, मेरी सबको राम राम। और समाजवादी पार्टी को, पूरी की पूरी पार्टी को जाकर महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, जिससे कि इनके जितने पाप है ना वो थोड़े बहुत तो धुलेंगे। इनके पाप धोते धोते गंगा जरूर मैली हो गई है। सत्यता ये है कि उत्तर प्रदेश और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ, इसको तो आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगों की नर्सरी माना जाता था। और यहाँ पर विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, एक जिसको बोलते हैं ना एक ऐसे अधिकारी जिसने उत्तर प्रदेश में एक इतिहास अपने आप में रचा है। और इसीलिए बहुत मान और स्वाभिमान से मैं कहती हूँ मेरे उत्तर प्रदेश के ये डीजीपी रहे हैं और एक से एक बड़े केसेस इन्होंने सॉल्व किए हैं। ये जानते हैं, हमारे इनकी ही भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाता है फाइल कभी मरती नहीं है, फाइल कभी नहीं मरती है। हाँ, जिन लोगों ने संभल का दंगा कराया, जिन लोगों की वजह से, मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों ने दंगा कराया, जिससे डेमोग्राफिक जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। हिंदू जो है वहां से पलायन कर गए, मंदिरों पे कब्जा हो गया, हमारे तालाब कुओं पे कब्जा हो गया। आज जब फाइलें खुल रही हैं, ये भी पता चल रहा है कि डकैती की फाइल भी जो बंद करा दी गई थी, जैसा मैंने कहा फाइल कभी मरती नहीं है, आज वो फाइल खुल रही है क्योंकि फाइल मरी नहीं है। और बात यहाँ पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजीज खान साहब, यहाँ पर बात जनता पार्टी की नहीं है, बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं। जब कभी भी कुछ हुआ है तो क्या फाइल नहीं खुलनी चाहिए? जनता पार्टी की अगर यहाँ पर सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी जो आज की सरकार है वो फाइल ना खुलवाए कि कौन लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद जो पूरा दरमियान कितनी सरकारें आई हैं, किस प्रकार से संभल में वहां पर केवल और केवल अपने वोट बैंक को सुरक्षित कर सके उसके ऊपर कदम उठाए हैं। जो हिंदू यहाँ छोड़कर चले गए थे, क्या एक बार भी प्रयास हुआ किसी की भी सरकार आई हो? ठीक है अजीज जी, क्या लगता है, क्या आप इस पक्ष में नहीं है कि फाइल्स खुलवाई जाएं और लोगों को जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय मिले? जी आरजू जी, न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। 47 साल बाद इनको याद आया न्याय की। आज जब उत्तर प्रदेश में लैंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, सरकार पूरी तरह से फेल्योर है, 47 साल बाद अजीत जी, मैं पंकज जी बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी पंकज भाई,
मुझे एक बात बताइए, ठीक है 47 साल पहले की बात है, लेकिन सवाल ये है कि जो कागजात हैं, जो कहा जाता है कि केस वापस लेने के पीछे जो तर्क होता है वो कैबिनेट का फैसला होता है और जनहित में केस वापस लेने की बात होती है। मुझे एक बात बताइए कि बात भले 47 साल पुरानी 1993 का ये फैसला है, पर क्या दंगे के आरोपियों के समर्थन में केस वापसी की इस बात को तो झुठलाया नहीं जा सकता ना। देखिए पंकज भाई, किन परिस्थितियों में क्या हालात रहे और क्या स्थिति है, अभी आपके चैनल पे ही लगातार दिखाया जा रहा है कि ये संदिग्ध अवस्था है, अभी चीजें स्पष्ट नहीं है। इसकी जांच हो रही है कि क्या एक्चुअल स्थिति है, केस वापस लिया गया नहीं लिया गया, क्या परिस्थिति है, अभी आपके चैनल नहीं दिखा इस बात को। अभी चीजें स्पष्ट नहीं तो है, पहले तो स्पष्ट होने दीजिए, तो स्पष्ट होने दीजिए। दूसरी बात, अगर केस वापस लिया गया होगा, जो कि स्पष्ट नहीं है, आपके चैनल ही दिखा रहा है इस बात को, तो अब वो चीजें जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में केस वापसी की बात आई होगी। तो जांच से कोई परहेज तो नहीं है समाजवादी पार्टी को ना। देखिए पंकज भाई, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हर बात की जांच होनी चाहिए, कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब जांच कहीं डायरेक्शन बदल दे, एक हालात बदल दे और उसका मकसद गलत हो, नियत गलत हो, तो ऐसी स्थिति में जांच की स्थिति गलत हो जाती है। लेकिन अगर जांच की नियत बेहतर हो और साफ नियत से की जाए तो जांच होनी चाहिए। लेकिन यहां सरकार जांच करने के बजाय वो एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है, उसको वोट बैंक से जोड़ने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक प्रयोगशाला बनाना चाहती है। उसका मकसद ये है कि एक प्रयोगशाला बना करके जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव में ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाए। ठीक है, अनिला सिंह कुछ कहना चाहती हैं संक्षेप में, हमारे पास वक्त की कमी। अनिला जी बताएं। मैं केवल इतना पूछना चाहती हूँ डॉक्टर अजीज खान साहब, ये बताइए संभल में जो हाल फिलहाल में जो वायलेंस हुआ वो क्या हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुआ या पुलिस प्रशासन और मुसलमानों के बीच में हुआ? आप हिंदुओं को क्यों इतना बदनाम करते हैं हर बार? समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं को बदनाम करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या कि हिंदुओं को गोलियों से भून डालो, हिंदुओं को जेलों में डाल दो, हिंदुओं के मंदिरों पे कोई भी लाउडस्पीकर नहीं लगेगा और हम 5 वक्त जो है खूब लाउडस्पीकर लगाकर अज़ान देंगे, पर हिंदू तुम लोग भजन कीर्तन नहीं कर पाओगे? कोई ठेका ले रखा है क्या? ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर अजीज खान। ऑर्डर का फेलियर, एक उदाहरण तो आप दे नहीं पाएंगे जब लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हुआ है, और मैं आपको 50 उदाहरण दे देती हूँ। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई है किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया है और जर करके किस प्रकार से। ठीक है, आप हिंदुओं को टारगेट करते हैं डॉक्टर अजीज। आरजू जी देखिए, अनिला जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है उत्तर प्रदेश में, लड़ाई है ये जो सरकार है अपनी विफलता को छिपाने के लिए आज कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवोक कर रही है। आज हिंदू भाइयों को उकसाने का प्रयास कर रही है, मुसलमानों को उकसाने का प्रयास कर रही है। इसका मकसद है कि ध्रुवीकरण करके इस प्रदेश में राज करने का, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता अब नकारने की स्थिति में आ गई है। और मुझे लग रहा है आने वाली 27 में परिस्थिति बहुत बड़े स्तर पर बदलने जा रही है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन विक्रम सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कभी ऐसा पहले भी हुआ है किसी केस में, कितने मास स्तर पर जो भी गवाह रहे उन्होंने अपने बयान पलट दिए हों, लोग मुकर गए हों और गुनहगारों को इस तरीके से छोड़ दिया गया हो, या फिर इस केस में कोई दबाव था प्रशासन की तरफ से? आरजू जी, आपका बड़ा एक पैना सवाल है, पॉइंटेड सवाल है, और इसका पॉइंटेड उत्तर भी होना चाहिए। जब शासन प्रशासन की मूक सहमति होती है तो गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, फाइलें नीचे चली जाती हैं और फिर उनको खोद के निकाला जाता है। ये शासन की मूक सहमति के बिना न गवाह पक्षद्रोह करते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, न केस चला जाता है और न ही उसमें ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, और प्रोसिक्यूशन के जो वकील साहब होते हैं मौन व्रत धारण कर लेते हैं। ये तब होता है जब शासन प्रशासन तत्कालीन शासन प्रशासन की मूक सहमति हो। अब मैं इसके अलावा संकेत नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आप स्पष्ट समझ सकते हैं, प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं और दर्शक हैं आपके, वो समझ जाएंगे कि किसकी मूक सहमति और कौन लाभ उठा रहा था। ये मूक सहमति ये एक ट्रेजेडी थी, ह्यूमन ट्रेजेडी थी, और इसलिए जो भी किया वो बहुत बड़ा गुनाह और इलीगल एक्ट था। खैर, अब योगी सरकार ने ये ठान लिया है कि जांच पड़ताल की जाएगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संभल फाइल्स एक बार फिर से अब दिखाई जा रही है, फाइल्स खंगाली जा रही हैं, नए यहाँ पर पैंतरे आजमाए गए थे, किस तरीके से प्रशासन का दबाव था और किस तरीके से गवाह अपने बयान से मुकरे थे, इस पर अब लगातार अपडेट्स आ रहे हैं।